हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात कर रहे हैं हमारी पराक्रम सीरीज के अंदर एक और क्लास ऐड करने की। आज हम लोग बात कर रहे हैं पराक्रम सीरीज में चैप्टर नंबर 6 यानी डेप्रिसिएशन की। लास्ट सेशन में मैंने कवर किए थे इसका बेसिक्स। आज मैं लेकर जा रही हूँ इसको नेक्स्ट लेवल पर, यानी आज हम करेंगे सारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आई विल बी कवरिंग द मैकमिलन बुक क्वेश्चंस इटसेल्फ। तो क्लास के साथ बने रहेगा टिल द वेरी एंड। और आई होप आपने हमारा PYQ सेशन जो है, PYQ बुकलेट, वो भी डाउनलोड कर लिया, बिकॉज उसके अंदर ना आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों मिल जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको पता है। डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मॉड्यूल ए। सो लेट्स प्रोसीड एंड गेट इन शॉर्ट कि एटलीस्ट हम इस टॉपिक को इतना अच्छा कवर कर लें कि इससे केस स्टडी आए या न्यूमेरिकल या फिर कह लीजिए कि थ्योरी आ जाए। वैसे तो थ्योरी से ज़्यादा इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स आते हैं। सो कवरिंग दैट पार्ट इन डिटेल टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन होती क्या है, जस्ट अ क्विक रिकैप। डेप्रिसिएशन यानी कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू हो जाती है कम, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी कम, उसकी वैल्यू कम होने का रीज़न भी तो कुछ होता है ना। जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो उसकी वैल्यू कम होती है क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर उसका हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, और कभी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, और फिर साथ साथ कई बार ना उसके अंदर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, यूजेज का भी फर्क पड़ता है, तो उस तरीके से उसकी वैल्यूएशन में आता है फर्क। डेप्रीसिएशन के ओवरऑल देर आर नॉट लेस मेथड्स, फॉर द रिकॉर्ड देर आर मेनी मेथड्स। मतलब ग्रेजुएशन करते करते आई थिंक आई हैव डन ओवर 11 to 14 के बीच में हमें जो डिफरेंट डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मेथड्स करवाए गए थे। सो आप लोगों की बुक के अंदर थैंकफुली सिर्फ 4 मेथड्स दिए हुए हैं। सो आई एम कवरिंग ऑल दोज मेथड्स, ठीक है। दो इसके अलावा ना एक और मेथड है विच वाज देयर इन योर पर्टिकुलर, जब AFB था ना, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जब इससे पहले ये AFB कहलाता था, उसके बाद ये AFM बना है 2023 के अंदर। उस समय ना एक और मेथड था, आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम, दैट वाज कॉल्ड डबल डिक्लाइनिंग मेथड। सो आई बी टेलिंग यू अबाउट ऑल दीज, इसलिए मैंने इसको नोट्स में लिखा नहीं क्योंकि ये मेथड हमारी बुक में डिफाइंड नहीं है, राइट तो चलिए एक बार जल्दी से शुरू करते हैं आज के सेशन को। और प्लीज अगर हो सके तो आज का सेशन वैसे तो न्यूमेरिकल वाइज प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आज कवर कर रही हूँ, क्योंकि वो अपनी बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू, एक काम जरूर कीजिएगा कि आप सेशन में आए हैं तो अपने साथ मेरा एक नोटबुक, एक पेन और साथ में एक कैलकुलेटर जरूर रखें, जिनको कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल रहता है कैलकुलेटर्स के साथ में। और इवन योर सिस्टम कैलकुलेटर्स वुड डू, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सबसे पहला मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अंडर दिस मेथड क्या होता है, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं एक ही तरह का डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा, हर साल वही चार्ज होगा। एक बार एक इंस्टॉलमेंट बना ली और वही इंस्टॉलमेंट आपकी हर साल बननी चाहिए डेप्रिसिएशन की। इसके ऊपर जो हमारे सीनियर्स थे, या आप कह लीजिए अकाउंटिंग के हायर लेवल ऑफिशियल्स थे, आप कह लीजिए अकाउंटिंग को यूज़ करने वाले नॉर्मल लोग थे, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, और होनी जायज़ भी थी। अच्छा, मैं अपना सारा इक्विपमेंट यूज करती हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है। आई एम गोइंग थ्रू योर क्लासेस, बट आई एम ऑल्सो डीलिंग विद CIB एज वेल। आई ऑल्सो डील विद अदर एरियाज एज वेल। इसका मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ, हर दिन मेरा लैपटॉप सेम तरीके से यूज नहीं होता, ना मेरा कैमरा, और इनफैक्ट ना ही यहाँ की जो हम लोग बोल सकते हैं वो जगह जहाँ पे मैं अपना सारा काम करती हूँ, बिकॉज ये भी तो एक एसेट है ना। ये पेन टैब क्या होता है, ये पेन टैब का क्या सिनारियो होगा, या जितनी ज़्यादा क्लासेस बढ़ेंगी उतना ज़्यादा मेरा कंप्यूटर का यूज़ होगा, राइट। सो दैट मीन्स यूजेज के बेस पर मेरी चीज़ हर बार वेरी करती है, तो डेप्रिसिएशन सेम कैसे हो सकती है। सो दैट इज वाई ये पर्टिकुलर मेथड दो सबसे इजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठने लगे। ये मेथड और ये, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो हम कवर करेंगे वो है WDP मेथड। दिस इज द मेथड जिसको वाइडली यूज किया जाता है। ये दोनों मेथड्स एक्सेप्टेड हैं बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपका सिलेबस के अंदर 1961 का एक्ट भी कवर्ड है अंडर मॉड्यूल D। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाता है द WDP मेथड ना, एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा रीजनेबल रहा, इसको इसीलिए इसको वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। इस मेथड के अंदर आपको बिगिनिंग में डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बिगनिंग में चीज़ हमेशा ज़्यादा यूज़ होती है, तभी तो हमने वो एसेट खरीदा होता है। स्लोली एंड स्टेडीली उसका यूजेज कम होता जाता है, लेकिन साथ साथ पता है कौन सा एक्सपेंस बढ़ता है, रिपेयर का।
अभी तक तो जब चीज़ न्यू है उसके यूजेज में कोई रिपेयर का एक्सपेंस ही नहीं होता, धीरे धीरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे पहले हम रोते हैं कि सर पता है डेप्रीसिएशन, हाय आप मेरा एक्सपेंस मान लीजिए, और एक्सपेंस मानेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये एक लूप चलता है। और बिगनिंग में आप रोते हैं हाई डेप्रिसिएशन हाई डेप्रिसिएशन, और बाद में क्या होता है, यू नॉट लुकिंग एट द डेप्रिसिएशन पार्ट, देन इट कम्स द रिपेयर पार्ट कि हाय हमने चीज खरीदी, अब पता है उसकी रिपेयर के चार्जेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और जिस समय ये रिपेयर जो होता है दिस गोज बियॉन्ड द लेवल, फिर क्या होगा, फिर हम बोलते हैं जी अब तो समय आ गया, नाउ नीड टू बाय अ न्यू कार और न्यू एसेट। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट सूटेबल मेथड। एक मेथड होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, दिस इज अ वेरी सॉर्टेड मेथड। ये मेथड कहता है जितना प्रोड्यूस करोगे उतनी डेप्रिसिएशन लगाओ बस। और एक होता है सम ऑफ डिजिट मेथड, थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा ज्यादा, बट ओवरऑल अ वेरी गुड टॉपिक। चलिए, मतलब सम ऑफ डिजिट मेथड को समझाया नहीं जा सकता इसीलिए भी स्किप कर रही हूँ, लेकिन वीडियो में स्किप नहीं कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ एंड तक बने रहेगा, मैं ये मेथड भी कवर करूंगी। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मतलब कैसी होती है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन चल रही होती है, ये कुछ वैसा ही मेथड है। इस मेथड का नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है, इस मेथड का नाम फिक्स्ड कॉस्ट मेथड भी है, यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सो यू कैन राइट इट डाउन। एसएलएम मेथड, इसको सबसे ज्यादा एसएलएम कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन के अलावा इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि बिगनिंग में जो आपकी मशीनरी की कॉस्ट होती है उसी के ऊपर ये लगता है, जितने का खरीदा पूरी जिंदगी उस पर डेप्रिसिएशन उसी पर लगेगी, और इसको इसीलिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, so there are many different names to this method. Then we can talk about depreciation का वैल्यू कैसे डिफाइन होता है, cost of an asset minus the scrap value divided by estimate years of useful life, ये इसका depreciation का मेथड है। क्या ये depreciation का मेथड थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या कहता है ये मेथड, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये मेथड कहता है कि आपने एसेट कितने का खरीदा, मैंने बोला देखिए मैंने एसेट 10 लाख का खरीदा मान लीजिए, उसकी कॉस्ट इज 10 लाख, डन, आई बॉट इट फॉर 10 लैक्स। और वो कहते हैं कि अ, जब इस एसेट का एंड हो जाएगा तो कितने का बेचोगे, मैंने बोला देखिए जब ना ये एसेट बिल्कुल ही खत्म हो चुका होगा ना, कि कुछ नहीं बचा इसका अब यूज नहीं हो सकता, उस समय मैं इसको स्क्रैप में देने जाऊँ ना, तो मुझे 2 लाख तक का तो स्क्रैप मिल जाएगा, बिकॉज इसके अंदर ना मान लीजिए कि जो आप इसका स्क्रैप है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट मेटल्स वगैरह हैं, जिसके चलते मेरे को स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू, जो बिल्कुल एंड में बचेगा उस एसेट के नाम पर। मान लीजिए मैंने गाड़ी ली, गाड़ी स्क्रैप में भी जाती है ना तो भी 30-50 हज़ार तो दे जाती है, राइट, 30 to 50,000 तक लोग उसमें से निकाल लेते हैं स्क्रैप में बेच के भी। तो इसका मतलब कोई भी एसेट कंप्लीट डेप्रिसिएट तो नहीं होता, जितने मोस्टली हैं किसी ना किसी में थोड़ी बहुत रेजिडुअल वैल्यू आई जाती है, नहीं होगी तो क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। तो इसका मतलब पूरी जिंदगी में मेरी कार जो है वो डेप्रिसिएट करेगी 8 लाख रुपीज का। अग्रीड। एक कार कितने साल चलती है, वैसे तो 15 ईयर्स के आसपास का है, बट हम फॉर द कैलकुलेशन लेट्स कीप इट 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स में 8 लाख रुपीज आपको बोलती है स्प्रेड करो। तो आपसे पूछा गया कैसे करना है, आपने बोला यूनिफॉर्म करना है जी, ये नहीं मेरे को चाहिए कि अभी ज्यादा है बाद में कम है, कहते नहीं मुझे उतनी मेहनत नहीं होती, मैंने बोला ठीक है नहीं होती ठीक है, तो आप क्या करेंगे 8 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रुपीज 80,000 आ गया आपका अमाउंट। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 80,000 इज द डेप्रीसिएशन जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, विच इज स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, प्रोवाइडेड दिस एसेट वुड बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इसी बेस पर हम क्या बनाते हैं, हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज हाउ वी डिफाइन द SLM। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम थ्योरेटिकली कैसे कह सकते हैं, इसके कई नाम है, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। इसका कांस्टेंट वैल्यू रहता है तभी तो इसका नाम स्ट्रेट लाइन है, यानी अगर मैं इस डेप्रिसिएशन को ग्राफ पर ड्रॉ करूं, कैन यू सी एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि सेम अमाउंट है ना, 80,000 मतलब 80,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एन नंबर ऑफ ईयर्स तक ये सेम ही चलने वाला है। और ये रेलेवेंट है जब कोई एसेट हमें कॉन्सिस्टेंट वे में यूज करना है, जबकि नॉर्मली ऐसे एसेट होता नहीं है, हर एसेट का यूटिलाइजेशन मतलब इट्स नॉट पॉसिबल।
अब हम लोग बात करें तो आर ऑर्गेनाइजेशन माइट बी गिविंग अस एक नंबर ऑफ आवर्स, बट सेम नंबर ऑफ आवर्स के साथ में आई डोंट वर्क एवरी सिंगल डे, है ना। किसी दिन ज्यादा आवर्स लगता है, किसी दिन कम लगता है, किसी दिन हम लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, किसी टाइम हमारा एक्सेल पे वर्क ज्यादा होएगा या पीपीटी ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। Isn't it? There are so many things. So that means ये कंसिस्टेंसी वाला पार्ट जो था ना, इसने इस पर्टिकुलर मेथड की ना इज्जत थोड़ी सी कम कर दी थी। दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग, बट ओवरऑल मेथड इज सुपर इजी। अब मैंने आपको कहा था कि हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, पेपर में मतलब आपको इसके सिर्फ आगे ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी एंड डी। चाहे तो फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक आई कैन क्रिएट इट एज वेल। इसका आंसर चलिए एक लगा लेते हैं हम, 8,000 रुपीज। ठीक है, मैं लिख रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ताकि वो फील भी रहे कि अच्छा ये तो एमसीक्यू फॉर्मेट पर ही है। देन सेकंड पॉइंट इज ₹12,000, थर्ड इज 2,000 एंड फोर्थ इज 10,000। ये चार ऑप्शंस बना दिए। कंपनी ये है जो एक बाय करती है पीस को ₹1,20,000 के लिए, आ गया। और फिर वो कहते हैं उसकी सैल्वेज वैल्यू, मतलब जब बिकेगा तो 20,000 का बिक जाएगा, यानी पूरे ईयर्स में उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो गई। The depreciation is of total 1 lakh rupees, and which is to be spread. A company buys an equipment for 1 lakh 20. The equipment has an expected life of 10 years. Salvage value of 20,000. Calculate the depreciation. So I'm just going to divide it by 10 and this will give me 1 lakh divided by 10. तो हर साल की depreciation कितनी आ गई? ₹10,000. So this is the amount. That is D. Okay, diminishing value method. Diminishing value method is one of the coolest methods to use. Why do I say coolest? क्योंकि widely accepted सिर्फ यही मेथड है। इस मेथड को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इस मेथड की प्रैक्टिकलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, डेप्रिसिएशन बिगिनिंग के अमाउंट पे क्यों लगनी है? हर साल वैल्यू भी तो कम हो रही है, आप उसके हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो? आप तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जा ही नहीं रहे हो फिर एक तरह से, तो वैसे ही मार्केट वैल्यू पर फिर भी नहीं होता। बट दिस इज वेरी क्लोज टू प्रैक्टिकलिटी। इसकी वैल्यूएशन, इसके कई नाम है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, सबसे ज़्यादा जो इसका नाम फेमस है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो भी आपका एंड में बचता है उसके ऊपर लगने वाली डेप्रिसिएशन, इसीलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। और कोई नाम है इसका, इसको फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम है ये, दिस इज फिक्स्ड परसेंटेज। उसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट थी, इसमें परसेंटेज फिक्स्ड है। ठीक है, मेथड, इनके बहुत सारे नाम है, इन नंबर ऑफ नेम्स फॉर एटलीस्ट दीज टू मेथड्स। देन डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकलती है? इसकी डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल वे से निकलती है, बट फॉर दैट एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसे कहा जाता है। फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेजिडुअल बैलेंस, अगेन यहाँ पर रेजिडुअल बैलेंस पर ये लगाया जाता है या बुक वैल्यू पर लगाया जाता है। रेलिवेंट व्हेन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेटर परफॉर्मेंस इन इनिशियल ईयर्स एंड इसीलिए डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज की जाती है। मेरे लैपटॉप के बारे में मान लीजिए, लैपटॉप में क्या हो रहा है अभी, अगर वो न्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, थैंक्स टू द फैक्ट कि अभी नया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा इस एसेट का इस्तेमाल बड़े आराम से बहुत जल्दी जल्दी होगा होगा ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एसेट अभी इनिशियल ईयर्स में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे वाले ईयर्स में मेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप का क्या होगा, इसका सबसे पहले चीज़, इसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि इसमें डेटा बहुत हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी बैटरी का एक फ़र्क आने लग जाता है ना। जब ये 5 ईयर्स 6 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद इनका जीवन खत्म होने लगता है। तो बिगिनिंग में जब यूज अच्छा कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन भी अच्छी लगाओ और बाद में फिर डेप्रिसिएशन कम करते जाओ। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है डेप्रिसिएशन का? इनिशियली यू हैव मोर एंड देन इट गोज डाउन। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कुछ इस तरह से यूज होता है, जैसे कंपनी ने बाय किया एक पीस ऑफ इक्विपमेंट 10,000 का, जो इक्विपमेंट है वो हर साल 10% से डिक्रीज होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन का ना आपकी बुक के अंदर ना फॉर्मेट्स मैटर नहीं करते। अदरवाइज ना जब हम फॉर्मेट बनाते हैं ना तो फॉर्मेट में ऐसा डलता है कि यहाँ पर आपके एसेट की वैल्यू है और यहाँ पर हम लिखते हैं टू, जैसे मैंने अभी बाय किया है तो टू कैश। डेप्रिसिएशन आपकी लगती है फ्रॉम द क्रेडिट साइड। इसका रूल यही है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड से कम होती है। क्योंकि एसेट आपका कहाँ आता है? डीलर, DEALER,
एसेट आपका ए है, ये तीनों ए डी ई ए ये हमेशा डेबिट से बढ़ते हैं, और एल ई आर ये हमेशा क्रेडिट से बढ़ते हैं, है ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और जो कि आपका लगता है एसेट के ऊपर, एसेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो है आपकी वैल्यूएशन के अंदर एक तरह से ये एक्सपेंस बनकर आगे आता है। तो एसेट की वैल्यूएशन में आपको एक ड्रॉप दिखता है, और ये एक एसेट का अकाउंट है, इसीलिए एसेट की वैल्यू जहां पर बढ़ेगी वो यहाँ पर आएगा, जब घटेगी तो यहाँ पर। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे जरा बताएं। अब हम क्या करने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डू इज लेट्स फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर ऑल दीज ईयर्स। फर्स्ट ईयर में जब मैंने चीज खरीदी तो मेरा फर्स्ट ईयर, चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट ईयर में आई हैव 10,000 रुपीज, 10,000 में से माइनस कर दीजिए प्लीज 10%। क्यों 10%? क्योंकि वैल्यूएशन 10% से गिरी है, तो 1,000 रुपीज की वैल्यूएशन हो गई कम, यानी आज वो चीज रह गई है 9,000 की, है ना। यानी ईयर एंड पर कैरेट डाउन मेरा जाएगा 9,000 का। फिर क्या हुआ, सेकेंड ईयर में जब मुझे डेप्रिसिएशन लगानी है, इट वोंट बी रुपीज 1,000 अगेन, जो हमने एसएलएम में किया। इसमें अगर वो चीज 9,000 की रह गई है, उसमें से आप माइनस क्या करेंगे, 10% फर्दर, लेकिन किस चीज का, रेजिडुअल वैल्यू, यानी बचे हुए 9,000 का। अब इसके ऊपर 900 लगाएंगे, वो बचा 8,100 रुपीज का। अब इसके बाद क्या रह जाएगा, अब आपका आएगा थर्ड लेवल, यानी 8,100 में से अब मुझे माइनस करना है 810, सो ये आएगा मेरा 729 एंड 0। आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन बिगनिंग में ज्यादा है और बाद में कम हुई है। डेप्रिसिएशन किस पर लग रही है, आपकी क्लोजिंग बैलेंस पर लगती है, और किसी पर नहीं लगती, है ना। डेप्रिसिएशन इज ऑन क्लोजिंग बैलेंस, जो आपकी हर साल की आती है। आई एम जस्ट मार्किंग ऑल दैट फॉर यू। ये वाला पार्ट जो है डेप्रिसिएशन आपकी क्लोजिंग बैलेंस पर लग रही है, हर बार जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन है। एंड एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन, अब देखिए पहले साल में वो ज्यादा है, नेक्स्ट ईयर में वो कम हो गई, और उसके नेक्स्ट ईयर में वो और भी कम हो गई। सो डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर धीरे धीरे कम होती जाती है। दिस इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। नेक्स्ट इज योर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या कहता है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड कहता है जितना प्रोड्यूस करोगे उसको प्रोपोर्शनेटली आप वैल्यू में से कम कर दीजिए। तो इसीलिए ऊपर क्या आता है, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, प्रोडक्शन हमने कितना प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय जितना हमने एसेट की वैल्यू उठानी है। इसको सिंपल वे से बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो एसेट है वो है टोटल 10,000 रुपीज का, ठीक है। इस एसेट से मैं बना सकती हूँ टोटल 2,000 पेन्स, ठीक है। पेन्स बना लेते हैं, या एक काम करते हैं, एसेट 10,000 ने खरीदा, इसमें से ना मैंने बॉटल मेकिंग खरीदा, प्लास्टिक की बॉटल्स बन जाती है, 10,000 रुपए का खरीदा ये, और इसमें से 2,000 बॉटल्स बन जाती है। तो अगर टोटल 2,000 बॉटल्स बन सकती है, और इस बार मैंने कितनी बना दी है, मैंने इस बार बना दी है 500 बॉटल्स। सो अब आप प्रोपोर्शनेटली क्या निकाल सकते हैं, 10,000 बॉटल्स, 10,000 रुपीज की चीज खरीदी, 500 बॉटल्स बना दी हैं इन टर्म्स ऑफ 2,000। तो इसका मतलब आज मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है अप टू 2,500 रुपीज, इतने का तब तक मैंने इस्तेमाल कर लिया है। ये यूजेज बेस्ड मेथड है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वट एवर यू प्रोड्यूस दैट विल बी इक्वल टू योर डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ टोटल। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट को आप पिक करेंगे, और यहाँ पर ना यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट उसकी प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, कि पूरी जिंदगी में इतना प्रोड्यूस कर लेगा, इसके ऊपर नहीं होगा। तो जो रेलेवेंट हमारे लिए क्या है वो है उसका यूजेज। डन। अब बारी आती है आगे। एक कंपनी है वो बाय करती है एक पेन प्रोडक्शन मशीन विच कैन मैन्युफैक्चर कितना, 10 लाख पेन्स वो बना सकती है बिफोर इट इज स्क्रैप्ड। परचेज प्राइस ऑफ द मशीन, परचेज प्राइस ऑफ द मशीन कितना है, ये टोटल पेन्स इतने बनाती है देखिएगा, और परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज 1 लाख वाइल द स्क्रैप वैल्यू इज 10,000। सो एंड ड्यूरिंग द, एक काम करते हैं, स्क्रैप वैल्यू पार्ट इज समथिंग आई एम रिमूविंग, अदरवाइज ना स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप इज बेसिकली जितने का आपका क्या कहते हैं, हमें वो बिकेगा वापस, ठीक है। सो फॉर द टाइमिंग मैं ना स्क्रैप वैल्यू वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, विल बी कवरिंग इन सम फ्यूचर क्लासेस, स्क्रैप वैल्यू वाला पॉइंट भी कवर करेंगे। इसके लिए क्या होगा, आप मान लीजिए ये रहा आपका 1 लाख का एसेट,
ठीक है, और कितना यूज हो गया इनटू 2 लाख रुपीज, मतलब 2/10 हमने 20% उसका इस्तेमाल कर लिया है, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी फर्स्ट ईयर की, जितना आपने उसका यूज कर लिया है. सो दैट वुड बी मोर और लेस 1 lakh divided by 10 lakh, then it has to be multiplied by 2 lakh, है ना. दैट मीन्स 20,000 की आपकी डेप्रिसिएशन तैयार है. सो ये आती है आपकी डेप्रिसिएशन. यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड कुछ इस तरह से चलता है, प्रोपोर्शनेट. इसमें आपका स्क्रैप वैल्यू का रोल हम नहीं लेते हैं. ठीक है, ये एक और मेथड रह गया, दैट इज योर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. मैंने आपको कहा था इस मेथड को मैं समझा नहीं सकती थी, लेकिन अब दिखा देती हूँ. सम ऑफ ईयर्स यानी जितने साल होंगे उनका टोटल करना, इसीलिए इसको सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कहते हैं. इसको हिंदी में जैसे अगर हम सरल भाषा में बताए तो आपको क्या करना है इस केस में, क्या है, जैसे आपका एसेट है, मैंने बोला आई हैव गॉट, मान लीजिए, ठीक है, 3 इयर्स का यूजेज है, मेरे पास एक एसेट है जो कि ₹10,000 का है. सॉर्टेड एवरीवन. 10,000 का मैंने एक एसेट खरीदा, वो 3 साल के लिए यूज होगा. फर्स्ट ईयर में 3 साल पड़े हैं, सेकेंड ईयर में 2 साल पड़े हैं, क्योंकि साल की बिगनिंग में आपको पता है अभी तो 3 साल यूज हो जाएगा. सेकेंड ईयर में इतने साल, 2 साल यूज हो जाएगा, लास्ट में कितना, 1 साल यूज हो जाएगा. इट्स अ गुड साइन, मेरे पास अभी इतना टाइम पड़ा है. तो कहते हैं इसका टोटल कर दो, कितना आया, 3 to 5 and 6, यानी ये एसेट टोटल 6 ईयर 6 टाइम्स के लिए यूज हो सकता है. अब आपको बोला गया डेप्रिसिएशन निकालो इसी के बेस पर. अब इसके बेस पर डेप्रिसिएशन सिंपल, आपको पहले लेना है आपकी वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन. 10,000 की वैल्यू उठाई, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बता रही हूँ. फर्स्ट ईयर में कितने साल पड़े हैं सर, यूज करना शुरू किए, यानी 3 साल पड़े हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 6, सम ऑफ ईयर्स, ये 3/6 हो गया. सो कैन आई से द फर्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6. अच्छा, हाफ ही करना था, दैट वाज ₹5,000. ठीक है, ये बना है. अब इसमें ना एक और प्रॉब्लम है, अगले 2-3 साल कैसे करोगे, उसके लिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, बिफोर दैट थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं. इसके अंदर भी सेम सिनारियो है, आपका डिप्रिसिएशन पहले ज़्यादा होगा फिर वो कम होता जाएगा. सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कुछ ऐसे चलता है. कंपनी ए है, उसने जैसे ये आया 5,000 का हमने एक एसेट खरीदा था, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 years, आफ्टर विच इट कैन बी रीसोल्ड फॉर 200. ठीक है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर ऑल 3 years, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज आपको यूज करना है वहां पर. इसका ओवरऑल क्या होगा, 5,000 -200 कितना आया, द वैल्यू ऑफ इट, डेप्रिसिएबल वैल्यू इज 4,800 रुपीज. टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 4,800 है, जो आपको 3 साल में स्प्रेड करनी है. नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ वो भी करके देख लें जरा. फर्स्ट ईयर में 3 साल पड़े थे, सेकेंड ईयर में 2, लास्ट में 1, दैट मीन्स टोटल 6 years आ गए. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास बिगनिंग में 3 years थे आउट ऑफ 6, सेकेंड ईयर में वो थे 2 years आउट ऑफ 6, लास्ट ईयर में थे 1 year आउट ऑफ 6. अच्छा, अब वो 6 जो डिजिट्स था, अब इसका ना हम यूज करते हैं. आपका एसेट जो है वो ओवरऑल 5,000 का है, तो मैं पहले उसके लिख रही हूँ ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5,000. डेप्रीसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर कितनी निकली होगी, 3/6 इंटू 4,800, है ना. कितना है 4,800 इंटू 3/6 किया, तो फर्स्ट ईयर में आपकी डेप्रिसिएशन आई 2,400 रुपीज, हाफ तो यहीं लग गई. फिर इंटू 4,800 आपकी सेकेंड ईयर में कितनी आई, 1,400 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, that means second year depreciation is 1,600 and last year depreciation is 4,800 into 1 divided by 6, यानी इंटू 4,800 गिविंग यू 800. तो क्या मैं कह सकती हूँ फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू 5,000 थी, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन वाज 2,400, सेकेंड ईयर की 1,600, थर्ड ईयर की 800. और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मुझे बताइए साल के अंत में कितना कितना बचा, तो आप बोलोगे देखिए 5,000 की चीज खरीदी थी, 2,400 माइनस कर दिया तो 2,600 रुपीज बचे थे. फिर 5,000 में से मैंने 1,600 माइनस कर दिया, फिर मेरे पास बचे हैं 3,400. फिर मेरे पास 5,000 थे, 5,000 में से, अच्छा सॉरी अब तो ये कम भी तो होता जा रहा था,
ये 2600 मेरी ओपनिंग वैल्यू थी, ये मैंने गड़बड़ किया, ये ठीक कर रही हूँ, ठीक है। जब मेरी चीज थी 5000 की, उस पर डेप्रिसिएशन लगी थी 2400 की, क्लोजिंग बैलेंसेस पर आ गए ना, साल के अंत में बचे थे सिर्फ 2600 रुपीज। जब बचे मेरे पास 2600 थे, अब इसमें से 1600 भी चले गए। अब 26 में से अब 16 माइनस करेंगे, कितना बचा? 1000। अब यही 1000 बचा, आखिरी में डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 800। तो देखिए, क्लोजिंग में बच के ना सिर्फ 200 रुपीज ही, एंड में आकर वही 200 रुपए ही बचे। तो क्या मेरी डेप्रिसिएशन जो थी वो क्या किया मैंने, एक बार हाईलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ। टोटल डेप्रिसिएशन 4800 की थी। फर्स्ट ईयर में प्रोपोर्शनेट निकला 2400, सेकेंड ईयर में निकला 1600, थर्ड ईयर में निकला 800। वही डेप्रिसिएशन मैंने हर बार यहाँ पर लिखी और उस पर डेप्रिसिएट किया। टोटल 5000 पर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन वॉज 2600, 2400 लगने के बाद जितना बचा, फिर बचा 2600, उसमें लगा तो 1000 रह गया था सिर्फ। 1000 पर भी डेप्रिसिएट किया तो सिर्फ 200 बचा। दैट इज हाउ आई फिनिश ऑफ द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। बेस्ड अपॉन दिस, एक और टॉपिक है जो हमारे इसके लिए रेलिवेंट है, वो है अमोर्टाइजेशन और डेप्रीसिएशन का डिफरेंस। देखिए, डेप्रीसिएशन जो होती है, डेप्रीसिएशन यानी वैल्यू रिडक्शन होती है एवरी सिंगल टाइम ऑफ यूजेज। तो ये आपका लगता है इन सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे हमारे प्लांट एंड मशीनरी, द स्पेन टैब जो मैं यूज कर रही हूँ, इन सब पर जो लगता है वो है टैंजिबल, आपके पास जो एसेट्स है उन पर लगती है डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन लगती है आपके इनटैंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, इन सब पर लगती है। दो अब गुडविल के ऊपर लगनी बंद हो गई है, रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको बंद किया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 साल ही हुए इस चीज़ को बंद किए को। तो ये चीज़ है हमारी अमोर्टाइजेशन। डन एवरीवन। चलिए, आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इफ़ इट वाज हेल्पफुल देन हो सके तो जल्दी से प्रैक्टिस कीजिएगा। और साथ ही साथ, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को हमारी वेबसाइट पर जाकर रिव्यू नहीं किए, देन दिस इज़ द टाइम यू शुड गो थ्रू इट। अगर आपके लिए क्लास बेनिफिशियल थी तो दिस इज़ हाउ वी आर डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल एज वेल। सो ऑल यू नीड टू डू इज़, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, ठीक है, ये रहा गूगल, आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं एड्यूटैप, ठीक है। जैसे ही आप EduTap टाइप करेंगे, यू विल फाइंड इट। जस्ट क्लिक ऑन EduTap लर्निंग सॉल्यूशंस एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड edutap.in। आप जैसे ही इसको देखेंगे, यहाँ पर आप चलेंगे, दिस इज वेयर यू विल फाइंड इट। यहाँ पर ना आपको JIB CIB मिलेंगे, नीचे स्क्रॉल किया, ये रहा मेरा JIB। और JIB पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, दिस इज वेयर आई विल गो फर्दर। इसमें आप नीचे जाइए एंड यू विल फाइंड इट हेयर। यहाँ पर ना कॉम्बो कोर्सेज में आप देख सकते हैं हमारा JIB का मास्टर कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्रैश कोर्स आ रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट कि आप इन क्रैश कोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ना क्या होता है कि कई बार खुद से पढ़ाई नहीं हो पाती। इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन जो खुद से पढ़ रहा है। इफ़ यू आर गोइंग गुड, मैक्सिमम बुक से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज करनी है तो वो कर लीजिएगा। अगर किसी को लग रहा है उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम होती है, लेट्स फेस इट, वी आर ऑल अडल्ट्स, ऑफिस का काम करके खुद से कई बार हिम्मत ही नहीं होती कि पढ़ाई शुरू की जाए, लेकिन कोई और पढ़ा रहा हो, बोल रहा हो कि ये पढ़ना है, तो ध्यान चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना। यू कैन गो हेड एंड चेक आउट आर लाइव क्रैश कोर्सेज। लाइव क्रैश कोर्सेज आपके पास ये सारे अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू द क्रैश कोर्सेज। और यहाँ पर ना देखिए, 2500 में ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। 15 आपके पास क्लासेस पर कॉम्पोनेंट मिल रही हैं। बेनिफिट ये है कि इससे ना आराम से पढ़ाई भी हो जाती है, और साथ साथ ना आपका इसके अंदर क्या है, लाइव क्लास मिल रही है, कंसेप्ट को नोट्स मिल रहे हैं, इवन आपको टेस्ट मिल रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट है यहाँ पर आपके। और साथ ही साथ ना सॉल्व एमसी PYQs भी हैं, पुराने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ना आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प होगी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इसका प्राइस इज 2500। आई थिंक इट इज़ वर्थ एवरी पेनी व्हेन इट कम्स टू 2500। आपको एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, एंड अभी 80% डिस्काउंट भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग, तो आपके लिए ना बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, जहाँ पर ना आपके लिए प्रिपरेशन जो है एक ना सॉलिड बेस के साथ हो जाएगी।
क्योंकि पेपर में ना प्लीज सिर्फ एमसीक्यू करके मत जाइएगा। एमसीक्यू से सिर्फ आपको ना कंसेप्ट का ऊपर ऊपर से आइडिया होता है। अगर वो सेम एमसीक्यू नहीं आया और अगर आप उस क्वेश्चन को फिर दूसरे वेरिएशन में सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस। सो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो प्रिपरेशन अच्छे से होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एवरीवन। प्रिपेयर करते चलिए, हार्ड वर्क है, जितना करेंगे ना उतना ज़्यादा काम होगा। और स्मार्ट वर्क साथ में होगा तो डेफिनेटली आपके हार्ड वर्क को वो कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। सो जस्ट अ लिटिल हार्ड वर्क विद अ पिंच ऑफ स्मार्ट वर्क इज ऑल रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशंस। बाकी लक की बात रही तो दैट इज समथिंग आई वुड लीव ऑन द गॉड देयर, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगले सेशन में मिलते हैं। अगर ये सेशन आपको हेल्प कर गया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।